गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको रिप्लिकेशन की प्रक्रिया के बारे में समझाया था और साथ ही कुछ जो फंडामेंटल बातें थी इसकी, उन चीज़ों को क्लियर करवाने की कोशिश हमने की थी। आज हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को अपन लेते हैं कि पूरी प्रक्रिया होती कैसे है। तो अब जो पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे डीएनए के रिप्लिकेशन का प्रोसेस कि कैसे शुरू होता है। जो विभिन्न पदों के अंदर क्या है, ये है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर। उसमें मैं आपको क्या अलग अलग पदों को स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूँगा। आपकी बुक में स्टेप वाइज नहीं है, सीधा का सीधा उसको समझा रखा है, लेकिन वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखो, बहुत क्लियर आपका ये टॉपिक हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई टेंशन आपको नहीं आने वाली है। तो पहला स्टेप लेते हैं अपन। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, तो पहला है आपका स्टेप फर्स्ट। देखो भाई, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है और है क्या स्टेप फर्स्ट? एक्टिवेशन ऑफ, पहला स्टेप क्या है आपका? एक्टिवेशन ऑफ ऑल न्यूक्लियोटाइड्स। एक्टिवेशन ऑफ ऑल न्यूक्लियोटाइड्स, जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं कोशिका के अंदर, उन सबको क्या करना है? एक्टिव करना है। अभी नॉन एक्टिव अवस्था के अंदर हैं, जब एक्टिव होंगे जब भी जाके तो क्रिया शुरू होगी। तो पहले क्या करो, इसको एक्टिव करो। कैसे करते हैं एक्टिव, वो देखो। तो सारे नाइट्रोजन आपके जब एक्टिव हैं तो किस अवस्था के अंदर कोई अभी तो हैं आपके, जैसे DAMP, 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक आपके। तो क्या है? DAMP, दूसरा है DGMP, तीसरा है DCMP, चौथा है DTMP। ये आपके पास क्या है? चारों प्रकार के ये हैं अभी आपके पास, चारों प्रकार के आपके ये हैं सारे न्यूक्लियोटाइड। कैसे हैं? डीएक्टिवेटेड। कैसे हैं ये? डीएक्टिवेटेड। सारे कैसे हैं? ये डीएक्टिवेटेड है, ये एक्टिव आपके हैं नहीं। इन्हें हमें क्या करना है? एक्टिव करना है। तो एक्टिव होंगे कैसे भाई? एक्टिव करने के लिए क्या चाहिए? अभी बताया थोड़ी देर पहले, उससे पहले जैसे बताया होगा मैंने आपको, ऊर्जा चाहिए अपन को, ऊर्जा। अब ये ऊर्जा कहाँ से लाए अपन? क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और आप जानते हो एनर्जी किससे मिलती है? एटीपी से। तो सीधी सी बात है, क्या करें अपन? एटीपी यूज में लेंगे भाई, एटीपी चाहिए। तो बिना एटीपी के तो ये क्या है, शुरू होने वाले ही नहीं है। अब एटीपी है तो एटीपी के साथ में और क्या चाहिए अपन को? एक एंजाइम की भी आवश्यकता होती है। और वो कौन सा एंजाइम है? फास्फोराइलेज। कौन सा एंजाइम है? फास्फोराइलेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी। तो इन सबको क्या है? एटीपी और क्या? फास्फोराइलेज एंजाइम जब इनको मिल जाएगा तो ये सक्रिय हो जाएंगे, है ना। डीऑक्सी एडेनिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी क्या आपका ग्वानिन मोनोफॉस्फेट है। ये सब ऊर्जा को प्राप्त करके कन्वर्ट हो जाएंगे DATP, और ये हो जाएगा DGTP, ये DCTP और ये DTTP। ट्राइफॉस्फेट में जो मोनोफॉस्फेट के अंदर थे वो सारे के सारे कन्वर्ट हो गए किसमें? मोनोफॉस्फेट में। और ये क्या हो गए? अब आपके सारे के सारे एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। जो आपकी डीएक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स थे वो क्या होते हैं? ऊर्जा को प्राप्त करके एटीपी और कौन सा? फास्फोराइलेज जो एंजाइम है उसके द्वारा क्रिया करने के पश्चात ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं आपके? ये हो जाते हैं ट्राइफॉस्फेट में। मोनोफॉस्फेट से ये सब कन्वर्ट हो गए ट्राइफॉस्फेट के अंदर, ये कन्वर्ट होते हैं।
तो ये आपका पहला स्टेप है जो कहलाता है एक्टिवेशन ऑफ ऑल न्यूक्लियोटाइड, है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये पहला स्टेप है आपका। आप जब पढ़ोगे आपकी बुक में तो आपको इस प्रकार से नहीं मिलेगा ये भाई एक्टिवेशन का ऐसा पद उसके अंदर नहीं दे रखा है, वहाँ डायरेक्ट ही शुरू कर रखा है। लेकिन मैं इस क्रिया को क्या है भाई एक एक टॉपिक को पढ़ाना चाह रहा हूँ आपको, जिसको कोई प्रॉब्लम आपको इन फ्यूचर कभी ना आए। तो ये आपका एक्टिवेशन हुआ। कोई भी अभिक्रियाएं हैं जब तक ऊर्जा नहीं मिलेगी तो भाई न्यूक्लियोटाइड कैसे एक्टिव होंगे, तो ये तो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है आपको कि एक्टिवेशन अपन को करना ही पड़ेगा। अब है स्टेप नंबर 2। अब क्या पढ़ेंगे अपन, स्टेप नंबर 2 जिसे कहते हैं ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। स्टेप कौन सा हो गया, ये 2। क्या होगा ये, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन क्या है ये देखो। तो ये अपन समझाएं कैसे आपको, विथ रेस्पेक्ट द टू सेल। किसके अकॉर्डिंग समझाएंगे भाई, अलग अलग सेल्स में अलग अलग होगा। अगर कोशिका के संदर्भ में इसको देखें, ये बात मैं ऑलरेडी पहले क्लियर कर चुका था, दोबारा आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 प्रकार की सेल आपके पास, 2 प्रकार की सेल कौन कौन सी हैं, एक है प्रोकैरियोटिक, एक है यूकैरियोटिक। इसका डीएनए देखें और इसका डीएनए देखें। प्रोकैरियोटिक का डीएनए होता है वो स्मॉल होता है ना। इसका कैसा है आपका स्मॉल डीएनए है, और इसके अंदर जो प्राप्त होने वाला डीएनए है वो कैसा है, लार्ज डीएनए है। एक में स्मॉल डीएनए मिलेगा, दूसरे में कैसा है, लार्ज डीएनए अपन को क्या होता है, प्राप्त होता है। अब देखो भाई स्मॉल डीएनए में तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, तो यहां मैंने बताया था आपका ओनली 1 क्या होगा आपका, ओनली 1 ओरिजिन सेंटर मिलेगा। ओनली 1 ओरिजिन सेंटर ऑफ डीएनए। और यहां क्या होगा, मैनी ओरिजिन सेंटर ऑफ डीएनए। इस बात को मैं ऑलरेडी बहुत ही स्पष्ट रूप से क्लियर कर चुका हूं पिछले वीडियो में। आप मेरा पिछला वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा होता है। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं, जिन्होंने नहीं देखा है वो भी एक बार इस बात को क्लियर कर लें। होगा क्या, स्मॉल डीएनए प्रोकैरियोटिक के अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो कैसा होता है, सर्कुलर, और इसमें कैसा होता है, लीनियर। सर्कुलर डीएनए है, कैसा मिलेगा भाई, सर्कुलर रूप में मिलेगा, सीधी सी बात है ना। इस प्रकार से क्या आपका डीएनए होता है। तो यहाँ पर केवल एक ही क्या हो गया, जैसे कि यहाँ से हो गया तो केवल 1 क्या हो जाएगा आपका, यही ओरिजिन सेंटर हो जाएगा, केवल यहीं से ओरिजिन होगा। और यहाँ से इधर की ओर और इधर की ओर क्या हो जाएगा,
रिप्लिकेशन की क्रिया शुरू हो जाती है। ये जो बनता है आपका पहले रिप्लिकेशन बबल कहलाता है। क्या कहलाएगा? रिप्लिकेशन बबल। क्या बन जाएगा? रिप्लिकेशन बबल कहलाता है। लेकिन हम जानते हैं क्रिया शुरू होती है रिप्लिकेशन फोर्क के ऊपर। क्रिया कहाँ होती है? रिप्लिकेशन फोर्क पे। तो जो आधा पार्ट जो है ये है ना, ये आधा जो पार्ट है, आधा पार्ट इसका क्या कहेंगे अपन? हाफ पार्ट ऑफ रिप्लिकेशन बबल एज कॉल्ड रिप्लिकेशन फोर्क। रिप्लिकेशन फोर्क क्या कहलाता है? रिप्लिकेशन फोर्क कहलाएगा। तो यहाँ तो केवल ओरिजिन सेंटर आपका क्या रहने वाला है? एक रहेगा। दोनों साइड से क्रिया होगी, इधर से शुरू होता हुआ और इधर शुरू होता हुआ, जहाँ दोनों मिल जाते हैं वहाँ ये रिप्लिकेशन की क्रिया है वो क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ तो केवल इतना ही आपका होने वाला है। लेकिन लीनियर जो कि यूरेटिक कोशिका में देख रहे हो, ये तो बहुत लंबा है भाई, साइज में कैसा है? बड़ा है। और इस प्रकार से क्या है, इसकी लेंथ का कोई पता नहीं है भाई कितना होगा इसको अपन। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे यहाँ तो कंडीशनें आपको क्या मिल रही हैं? अलग अलग नज़र आएंगी भाई। यहाँ तो पूरा का पूरा क्या है, ये काफ़ी लेंथी है। तो यहाँ जो क्या होता है, अलग अलग जगह से, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, अनेकों क्या होंगे आपके ओरिजिन सेंटर यहाँ आपको प्राप्त हो जाएंगे। और इस बात को मैंने बताया था कि इसे खुलेगा, जैसे यहाँ बना, यहाँ भी रिप्लिकेट बबल बन जाएगा, इधर बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, ये बना। फिर तो इसमें जो रिप्लिकेशन जो बबल बनेंगे, अगर मैं इसी में बताऊँ आपको, यहाँ से खुल गया, ये बड़ा सा बन गया भाई, ये एक रिप्लिकेशन बबल बन गया। फिर क्या हो गया, आपकी ये क्रिया तो चल ही रही है भाई यहाँ पर ऐसे, है ना, ये तो इसमें चल ही रहा है। फिर यहाँ से खुल जाएगा, ये रिप्लिकेशन बबल बन जाएगा आपका, है ना, ये रिप्लिकेटेड, ये बन गया आपका रिप्लिकेशन बबल, ये बन गया पूरा का पूरा, है ना, यहाँ बन गया, आगे बन गया। फिर आगे क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों जो रिप्लिकेट जो बबल हैं आपस में क्या हो जाएंगे, जब पूरा हो जाता है ये मिल जाता है, और मिलकर क्या बन गया, ये बन गया, ये लो, ये पूरा का पूरा एक बड़ा बबल बन जाता है। और यहाँ ये नया डीएनए का संश्लेषण क्या हो जाएगा, दो स्टैंड क्या होते हैं इसके ऊपर ये बन जाते हैं। फिर आगे वाला, तो ये जितने बबल बनते जाते हैं आपस में मिलते जाते हैं, ये खुलता जाएगा, मिलते जाएंगे, और अंत में जब कंप्लीट हो जाता है तो दो नए स्ट्रैंड क्या होते हैं, बन जाएंगे आपके। और इस प्रकार से कंप्लीट डीएनए रिप्लिकेशन की क्रिया क्या होती है, इस पर हो जाती है। तो ये हुआ आपका दूसरा स्टेप। अब थर्ड स्टेप पढ़ते हैं अपन, निक कट इंसिजन इन डीएनए। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या? नहीं आनी चाहिए भाई। स्टेप थर्ड लेते हैं अपन अब। स्टेप थर्ड क्या है, निक कट इंसिजन इन डीएनए। डीएनए के अंदर कट लगाना, है ना। अभी तक हमने देखा कि शुरुआत में मैंने कहा था कि सभी क्रिया में बहुत से एंजाइमों की आवश्यकता पड़ने वाली है। और आप सोच रहे होंगे कि दो टॉपिक क्या नाम, सर ने 2 क्लासें हो गई, अभी तक किसी एंजाइम का नाम तो लिया ही नहीं, वैसे ही हमें बोल दिया कि एंजाइम चाहिए, कहाँ गए एंजाइम। तो भाई अब आपका इंतज़ार ख़त्म होता है, अब सारी क्रियाएं शुरू होती हैं एंजाइमों के द्वारा ही। अब अपन को क्या चाहिए, एंजाइम ही चाहिए। बगैर एंजाइम के अब अपनी क्रियाएं आगे नहीं बढ़ सकती। अब हम यहाँ क्या करें, शुरू करने वाले हैं। तो ये एंजाइम किस प्रकार से अपन को चाहिए,
तो देखो अपन को क्या करना है, पहले अभिक्रिया को शुरू करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, उस डीएनए को छोटा सा कट मारना पड़ेगा। तो ये आपका जैसे डीएनए है, ये कोई आपका डीएनए रहा है ना, ये आपका डीएनए है। अब इस डीएनए पे क्रिया करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक कट लगाना पड़ेगा पहले। तो उस कट कैसे लगाएं अपन, उस कट लगाने के लिए हमें एंजाइम की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है कि वो काम कौन करने वाला है, एंजाइम करने वाला है। और एंजाइम कौन सा लेंगे इसके लिए, एंडोन्यूक्लिएज। कौन सा चाहिए, एंडोन्यूक्लिएज। कौन सा एंजाइम ले लिया हमने, एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम ले लिया। ये एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम करता क्या है वो देखो, किस पर क्या करने वाला है वो, ये आपका वही डीएनए का स्ट्रैंड है, पता पड़ गया, हो गया, क्या कर दिया, ये एक लगा दिया कट, लग गया निक, यानी कि ये यहाँ से शुरू करने वाला है, तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ से कट कर देता है। तो ये कहलाता है निक कट इनिशिएशन इन डीएनए। तो यहाँ जो एंजाइम काम में लिया हमने, वो कौन सा काम में लिया है वो ध्यान में रखना है। इस क्रिया किस एंजाइम की प्रेजेंस में कंप्लीट होने वाली है, वो है आपका एंडोन्यूक्लिएज। कौन सा एंजाइम चाहिए अपन को, एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की यहाँ आवश्यकता पड़ने वाली है। एंडो मतलब अंदर, तो डीएनए के अंदर ये क्या कर रहा है, कट लगा दिया इसने। तो ये कट करने का यहाँ से अभी क्रिया आपकी क्या होगी, अब शुरू होने वाली है। तो इसने केवल क्या किया है, डीएनए के इस प्रकार से यहाँ कट लगाने का कार्य ही किया है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला, अब हम चौथा स्टेप इस क्रिया का आपको बताते हैं कि चौथे स्टेप के अंदर अपन को करना क्या है। भाई यहाँ तक कोई दिक्कत है, आपको समझ में आ रही हैं बातें? आपकी बुक में स्टेप बाय स्टेप कुछ नहीं है, केवल आपको समझा, लेकिन यहाँ मैंने स्टेपों में इसीलिए इसको समझाने की कोशिश की है कि आपको हर एक चीज़ बहुत ही क्लियरली क्या हो जाए, समझ में आ जाए। तो वही मैं आपको यहाँ बताने के लिए कर रहा हूँ। अगला है अनवाइंडिंग या अनजिंपिंग ऑफ डीएनए। स्टेप कौन सा है, चौथा। क्या है ये, अनवाइंडिंग या अनजिंपिंग। अन को खा गए अपन भाई, दोबारा लिख देता हूं मैं। अनवाइंडिंग ऑब्लिक अनजिंपिंग ऑफ डीएनए। अनवाइंडिंग का मतलब जानते हो, कैसे इसको खोलना है ना। अनजिंपिंग का मतलब जैसे कोई जिप होती है आपकी चैन, है ना, जिप को अपन क्या करते हैं, नीचे खोलेंगे तो खुल जाएगा ना, तो उसी प्रकार की क्रिया है ये। तो ये कैसे होती है, उसी क्रिया को अपन को क्या है यहाँ बताना है। ये भी किससे संपन्न होगी, एंजाइम के द्वारा होगी।
अब जितना भी जो कुछ पढ़ने वाले हैं वहाँ हमें किसी ना किसी एंजाइम की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो ये करता क्या है, ये करता है आपका क्या, वो अपन को यहाँ पर देखना है। तो यहाँ हमें कुछ एंजाइम की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो पहले उन एंजाइमों के बारे में बताते हैं, तो कौन कौन से एंजाइम हम इसमें काम में लेने वाले हैं। तो देखो एंजाइम कौन सा चाहिए, वो चाहिए हमें हेलिकेज। तो ये ध्यान में रखो आप, क्या कौन सा एंजाइम चाहिए, हेलिकेज। इस हेलिकेज को हमने एक दूसरा नाम और दे रखा है रैप प्रोटीन। रैप प्रोटीन क्या है आपका, रैप प्रोटीन के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ये करता क्या है, इसका फंक्शन बताओ आप। नाम तो एंजाइम का तो नाम पता पड़ गया, तो भाई फंक्शन क्या है, हम कर रहे हैं अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग होगा कैसे, डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड हैं, डीएनए में क्या है आपके 2 स्ट्रैंड हैं, ये रहा डीएनए, इसमें क्या है दोनों स्ट्रैंड, और ये दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्या होते हैं भाई, हाइड्रोजन बंधों के द्वारा। किसके द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा बंधे हुए हैं, जिससे ये श्रृंखला आपस में क्या है, ये दोनों श्रृंखलाएं आपस में क्या है, स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये काम क्या कर रहा है, इन हाइड्रोजन बंधों को तोड़ता है। तो इसका काम क्या है, इसका कार्य क्या है, ब्रेकिंग, तोड़ेगा। किसमें, हाइड्रोजन बंधों को, इन डीएनए के अंदर जो हाइड्रोजन बंध हैं उनको तोड़ने का काम कर रहा है। तो ये काम इसका होता है। तो हम इस हेलिकेज एंजाइम को जब इस डीएनए के साथ में इंड्यूस करवाएंगे, यहाँ जोड़ दीजिए, आपका क्या है, ये हेलिकेज एंजाइम हो गया, या इसको हम क्या कहते हैं, रैप प्रोटीन। तो जब इसको अपन इस जोड़ देंगे तो क्या होगा आपके पास, ये होगा, ये जो हाइड्रोजन बंध थे आपके जुड़े हुए थे तो टूट गए, तो यहाँ क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रेक, हाइड्रोजन बॉन्ड आर ब्रेक, ये क्या हो गए, टूट गए। किसके द्वारा टूटे, ये टूटे आपके किसके द्वारा, रैप प्रोटीन्स कह दो या हेलिकेज के द्वारा, ये हमने तोड़ दिए। तो ये हो गया एक स्टेप आपका, चौथा स्टेप, जिसमें हमने क्या किया, अनवाइंडिंग किया है डीएनए को। तो यहाँ हमने कर दिया अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या आई भाई, नहीं आई आपको है? अब चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर कि आगे हमें क्या करना है। अब देखो आप क्या होगा, तो पहले हम लिख देते हैं रिलीज ऑफ टेंशन काज टू अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। पांचवा स्टेप है, तो इसमें क्या करना है अपन को, क्या करना है आपको, रिलीज करना है। थोड़ा स्पेलिंग गलत लिख दिया शायद मैंने, LEASE होगा, रिलीज टेंशन, रिलीज ऑफ टेंशन
रिलीज ऑफ टेंशन काज टू अनवाइंडिंग, काज टू अनवाइंडिंग, काज टू अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, ऑफ डीएनए। तो हमें क्या करना है, हेलिकेज एंजाइम जब डीएनए ये जो आपका था ये क्या हो गया, इसके अंदर जो डीएनए स्ट्रैंडों को अलग कर दिया, अलग करने के बाद में ये क्या करते हैं, डीएनए पुनः आपकी जो ये धुरी है इस पर क्या करेंगे, वापस इस सेल्फ कोइलिंग करने की कोशिश करते हैं। ये क्या करते हैं, सेल्फ कोइलिंग करने की इनमें क्या होती है, क्षमता होती है। तो ये भी हमने तोड़ तो दिए, लेकिन इनके अंदर इतना ज़्यादा टेंशन अभी भी है कि वो क्या करेगा, सेल्फ क्या करेगा, कोइलिंग करने की क्षमता, वापस क्या होगा, इस स्टैंड के ऊपर ये कोइल करने की कोशिश करता है। जब ये इसके ऊपर कोइल करने की कोशिश करेगा तो रिप्लिकेशन कैसे होगा भाई, रिप्लिकेशन के लिए तो हमें क्या चाहिए, एकदम स्ट्रेट डीएनए की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो हमें तो कैसा चाहिए, एकदम स्ट्रेट डीएनए चाहिए। तो उसके लिए अब क्या करें हम, तो उसके लिए हमने क्या किया, कुछ एंजाइम काम में लिए। तो यहाँ जो एंजाइम काम में आने वाले हैं वो एंजाइम आप विशेष रूप से ध्यान में रखोगे। कौन कौन से एंजाइम इसमें काम में आएंगे, देखो आप यहाँ जो एंजाइम चाहिए क्या होते हैं, उनसे हम कहते हैं गायरेज, टोपो आइसोमरेज, और एक और नाम बताता हूँ आपको मैं, निक, जो आपने नहीं पढ़ा होगा, निक एंड रीसीलिंग, रीसीलिंग एंजाइम, ये एंजाइम है। अब इसी को ही हम क्या कहते हैं, गायरेज कहते हैं। अलग अलग नहीं है लेकिन फंक्शन अलग है, बताता हूँ आपको, कंफ्यूज होते हैं अपन, इसी को कह दिया। ये मोस्टली कहाँ काम में आता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में रिप्लिकेशन जब करेंगे ना, वहाँ ये काम में आने वाला है। तो ये विशेष रूप से ध्यान में रखो। तो गायरेज का काम तो क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के समय होगा। और ये कहाँ काम में लेंगे अपन, यूकैरियोटिक। आपकी बुक में दोनों को एक ही बता दिया कि काम करता है वो, इसलिए क्योंकि साथ साथ इसको पढ़ा रहे हैं, लेकिन वास्तव में गायरेज है ना, इसी का ही रूप है। ये बहुत बड़ा एंजाइम है, अपन इसकी पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल अभी यहाँ फंक्शन है वही देखेंगे। ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आता है, ये इसमें, और इसी का ये दूसरा नाम है निक का मतलब काटना, रीसीलिंग का मतलब वापस जोड़ना। दो काम करता है, जो इसका फंक्शन है उसी फंक्शन के आधार पर इसका हमने क्या किया है, नामकरण किया है कि क्या ये होता है। तो इससे हम आपको क्या करने वाले हैं, पूरा डिटेल में अगला जो आपका क्लास होगा उसमें आगे के स्टेपों को मैं क्या समझाऊंगा, ये कैसे कार्य करते हैं, टेंशन को ये किस प्रकार से निकालता है ना। तो इस टेंशन को निकालने का काम इन तीनों एंजाइमों का है, जो मैं नेक्स्ट आपका वीडियो जो बनाऊंगा उसके अंदर इस चीज़ को समझाने की आपको कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, क्योंकि पूरा होगा भी नहीं, काफ़ी अभी तो बहुत कुछ बाकी, अभी तो अपन आधे पे ही पहुँचे हैं। अभी और भी हमें एक क्लास की क्या करनी जरूरत, इसमें क्या है पढ़ने वाली है, क्या ये होता है, तो मैं उसमें आपको इसको कंप्लीट बनाने वाला हूँ। थैंक यू।